नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम शुरू करने वाले हैं भूगोल। जी हां, हम ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं और इसमें वही प्रश्न सम्मिलित करेंगे जो लगातार सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हों, चाहे वो एसएससी हो, यूपी टेट हो, यूपी पीसीएस हो या कोई अन्य एग्जाम हो। लगातार यही प्रश्न रिपीट होते हैं और इसी प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में कि भारत का क्षेत्रफल या भारत का जो सामान्य परिचय वो किस प्रकार से है। तो अगर भारत के बारे में हम जानना चाहते हैं तो जो भारत है, भारत का कुल जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसमें भी अगर हम पूरे विश्व के स्थल मंडल को काउंट करते हैं, हम पूरे पृथ्वी में स्थल मंडल जहाँ पे लोग रहते हैं, जो स्थल है, जो लैंड पोर्शन है, इसकी बात करते हैं तो भारत विश्व में 2.4% की भागीदारी रखता है। और इसके मानक समय की बात करते हैं तो भारत का जो मानक समय हो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ओके, चलिए हम थोड़ा सा भारत के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे भारत में विश्व में कितना स्थान है। अगर भारत का आकार के रूप में देखते हैं, अगर भारत का आकार जितना बड़ा है तो विश्व के कितने स्थान पर आता है, तो विश्व में जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है और भारत विश्व के 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में हम 7वें नंबर पे आते हैं, याद रखिएगा। पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे चाइना है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। 7वें नंबर पे हमारा इंडिया है विश्व के सबसे बड़े देशों में अगर हम काउंट करते हैं तो। भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है पता है? 17.5%। बहुत बड़ा अमाउंट है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो भले ही विश्व का 7वां है, लेकिन जनसंख्या के मामले में पूछिए ही मत। चाइना के बाद हम ही हैं और बहुत जल्द हम इसको बीट भी करने वाले हैं, क्योंकि जो 17.5% विश्व की जनसंख्या का 17.5% है वो तो भारत में ही है। लेकिन ये जो जनगणना है 2011 का है, 10 साल बीत चुके हैं। हो सकता है हमने चाइना को बीट कर दिया हो या थोड़ा सा बाकी है, हम उसको चाइना को बीट कर देंगे। ठीक है, तो विश्व में हम अभी प्रेजेंट टाइम में दूसरे स्थान पे आते हैं जनसंख्या के मामले में। भारत के गांव की जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत में गांव की जो जनसंख्या लगभग 6,40,930 है। 6,40,930 गांव हैं भारत में। इतना बड़ा विशाल भारत हमारा है और ये 2011 का रिपोर्ट है, याद रखिएगा। जनगणना 2011 की बात है। वर्तमान समय में कुछ और भी आंकड़े इसमें जुड़ सकते हैं और जुड़े भी हैं। तो अगला जो सेंसेक्स आएगा 2021 का, तो हम उसमें देखेंगे कि भारत में क्या अभी बदलाव हुए हैं। चलिए भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है उसमें भारत का जो एरिया है, विस्तृत है, वो कैसे है देखिए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य हमारा भारत इस प्रकार से पूरा फैला हुआ है। ओके, ये हमारा प्यारा भारत है। इस प्रकार से भारत का जो जियोग्राफिक आइडेंटिटीज़ है इसी प्रकार से लोकेटेड होता है कि हमारा भारत यहाँ पर है। ओके, भारत के लगभग बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? अगर हमारा ये प्यारा भारत है तो इसके बीचों बीच से रेखा कौन सी गुजरती है? तो इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है कहाँ से? जो अक्षांश रेखा है वो सिक्किम से जो गुजरता है, इस प्रकार से सिक्किम आप देखेंगे यहाँ पर होगा। जो चिकन स्नेक है वहाँ के पास में है क्या? हमारा सिक्किम, वहाँ से ये गुजरता है। ओके, तो वहाँ से राजस्थान और सिक्किम दोनों जगह से गुजरता है। ओके, जिस जिले से 72 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है बताइए? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिससे रेखा जो गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जैसलमेर। ओके, जैसलमेर वो जिला है जहाँ से ये रेखा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम भारत के कर्क रेखा के बारे में भी जान लेते हैं कि कर्क रेखा की स्थिति भारत में कैसी है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर वर्ष लगभग किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए जो कर्क रेखा है वो लगभग भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओके, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये इतने राज्य हैं, टोटल 8 राज्य। इन्हीं राज्यों से होकर के ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ओके, कितने राज्य हैं? टोटल 8 राज्य, याद रखिएगा। देखिए अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन, इन सभी जो ज़िले हैं इनमें कौन सा ऐसा ज़िला है जो कर्क रेखा के सबसे निकट है। याद रखिएगा जो कर्क रेखा होता है वो आपको मैंने बताया कुछ इस प्रकार से भारत के बीचों बीच होकर गुजरता है। तो गांधीनगर, याद रखिएगा गांधीनगर ही ऐसा एक ज़िला है जो इन चारों ऑप्शन में से गांधीनगर से समीप से गुजरता है कर्क रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है। कर्क रेखा के निकट कौन सा जो ये ज़िला है वो है दिल्ली, काफ़ी दूर है। जोधपुर हो नहीं सकता, नागपुर भी हो नहीं सकता, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसमें एक ऑप्शन बचता है कोलकाता। कोलकाता ही सबसे निकट है कर्क रेखा के। अगर आप देखोगे पश्चिम बंगाल से होकर कोलकाता गुजरता है और सबसे निकट वो पश्चिम बंगाल से होकर वो कर्क रेखा गुजरती है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है, उसका मान कितना है। देखिए भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो कर्क रेखा पर है। ओके, भारत को 2 लगभग बराबर भागों में कौन सा बांटेगा भैया? कर्क रेखा ही है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांट रहा है और उसका जो स्टेटस है वो 23 डिग्री 30 मिनट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा है। ये देखिए हमारा प्यारा इस प्रकार से भारत है। तो ये जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरा है। ठीक है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में से सबसे समीप भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर है मणिपुर। ओके, मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें से एक है। ओके, मणिपुर जो है वो नॉर्थ स्टेट है। भारत की जो उत्तर पूर्वी इलाका है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे 7 स्टेट कहे जाते हैं जिसको हम कहते हैं, उनमें से एक है मणिपुर, वहाँ पर ही है। ओके, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होती है। ठीक है, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जो जून का महीना होता है उसकी अवधि जो होती है वो अधिकतम होती है इनमें से किस जगह पर। तो देखो जून काफ़ी गर्मियों का समय होता है तो दिल्ली में काफ़ी बड़ा दिन होता है, साथ ही साथ इसकी जो अवधि होती है वो काफ़ी अधिक होती है। चलिए हम मानक समय से भी कुछ प्रश्न ले लेते हैं। मानक समय जो लिया गया इससे भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मानक समय की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, प्रश्न पूछता है कि जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थित जिस याम्योत्तर पर है वह है, तो याद रखिएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में ऐसा होता है। ओके, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, जो गुजरात राज्य है उसका जो सबसे पश्चिमी गांव है, ओके, यानी कि जो समुद्र की तरफ है, और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, चूँकि हमारा अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी छोर क्या है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा लगता है, और पश्चिमी छोर में गुजरात का हिस्सा लगता है, में पर स्थित वालांग के समय के निकट के घंटों का अंतराल कितना है। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एनसीईआरटी के बुक में भी साफ साफ लिखा है कि जो भारत के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ जो इधर गुजरात है और इधर अरुणाचल प्रदेश का आखिरी हिस्सा है,
इनके इनके जो बीच का जो मानक समय है 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सुबह सूरज निकल रहा है तो मान के चलिए गुजरात में वो 7 बजे सूरज निकलेगा। इसीलिए बहुत बार डिबेट भी होता है इंडिया में कि कम से कम भारत का 2 मानक समय तो होना ही चाहिए, एक नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए और एक नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए, लेकिन भारत नहीं मानता है। ओके, 2 घंटे का फ़र्क है टोटल, तो आप इसे अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो भारत का मानक समय है वो निर्धारित किया गया है। चलिए कुछ और प्रश्नों को ले लेते हैं जो कि मानक समय से ही संबंधित है। ओके, तो जो पहला प्रश्न है इसमें भी रीवा जो एमपी में है, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी देशांतर के निकट शहर है। जो आईएसटी रेखा गई है वो इन शहरों में से सबसे निकट किसके है, तो याद रखिएगा रीवा। रीवा काफ़ी करीब है इलाहाबाद के, नैनी के भी, और यहीं से हमारा जो रेखा गया है इसके ऊपर से, तो इसीलिए मानक समय माना गया है। तो इसमें से जो सबसे सही ऑप्शन है, जो सबसे करीब है वो है रीवा। ओके, सबसे करीब कौन सा है, रीवा ही इसका सही आंसर है। ओके, तो अगला जो है अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वांग के 10 बजे हैं, यानी कि लगभग सुबह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। सोचिए, सुबह के 10 बज रहे हैं, भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वांग के 10 बज रहे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा, 10:38। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि जो सबसे पहले सुबह होगा, जो सबसे पहले समय काउंट होगा वो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए सुबह जो पहले होता है, और उसके बाद जो लोग होते हैं उनका बाद में होता है। यानी कि शिलोंग में पहले दिन भी होगा, पहले समय भी बीतेगा, और शाम भी सबसे पहले वहाँ पर होगा, यानी कि दिन भी पहले वहीं पर होगा और शाम भी वहीं पर होगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो ये फ़र्क थोड़ा पड़ जाता है। हमारे भारत इतना बड़ा देश है भारत कि यहाँ पर एक मानक समय को बरकरार रख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए समय दूरियों के अकॉर्डिंग होता है। जैसे रूस हुआ, चीन हुआ, वहाँ पे डिफरेंट जगहों पे वो लोग अपना जो मानक समय बना के रखे हैं, 3 मानक समय है। रूस में 7 मानक समय है, बहुत अलग अलग कंट्री पे, कनाडा में अलग अलग मानक समय है। लेकिन हमारे भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ एक मानक समय है, इसलिए ऐसा हमको देखने को मिलता है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि भारतीय मानक समय यामयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय समय क्या होगा, तो 2:30 बजेगा, 2:30 बज रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। ठीक है, इतने ढेर सारे स्टेट है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में से, तो जो यामोत्तर लाइन है वो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट गुजरती है कहाँ से, इलाहाबाद से, और यही मानक समय है हमारा। ओके, हमारा जो भारत का मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, मिर्ज़ापुर की जो रोड है वहाँ से ही जाती है, तो यही हमारा मानक समय है। और ये क्या है, भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट। याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है भारतीय मानक समय या कहाँ से गुजरती है, ये पूछ लेगा इलाहाबाद से, मिर्ज़ापुर रोड से, या 82 डिग्री 30 मिनट, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी है, मतलब दोपहर की, तो 82 डिग्री 30 मिनट इसको भी कहा गया है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी व ग्रीनविच मध्याह्न समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है, लगभग कितने घंटों का अंतर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे इंडिया में 1 बज रहा है, ठीक है, तो अगर आप ब्रिटेन में देखते हैं ग्रीनविच जहाँ पर जगह है, तो देखिए यूरोपियन कंट्री हो गया, अमेरिकन कंट्री हो गया, तो वहाँ पे 1 दिन पीछे चलता है। हमारे एशिया 1 दिन पहले होता है, जापान में सबसे पहला सुबह होता है, एशिया में दिन पहले होता है, और अफ्रीका यूरोप में दिन बाद में होता है। ठीक है, और अमेरिका में,
तो लगभग IST और GMT का जो टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT का टाइम, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है लगभग 5.5 घंटे का है। ओके, 5.5 घंटे का समय का अंतर होता है। यानी कि हमारे इंडिया में अगर 1 बज रहे हैं तो वहाँ अगर हमारे इंडिया में 5:30 बज रहे हैं सुबह के, तो यूरोपियन कंट्री में जहाँ पर टाइम जो होगा वहाँ पर 1 बज रहा होगा। ठीक है, वो भी लेट, ये नहीं कि पहले। चलिए, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कभी कभी आपसे इनडायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है। जानते हैं कि 2 घंटे आपको पता है, कभी कभी आपको घुमाने के लिए समय दे देता है। वो पूछता है कि बताइए कि गुजरात में क्या समय हो गया, गुजरात में देकर के अरुणाचल प्रदेश का पूछ लेता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय के 5 बज रहे हैं तो गुजरात में कांडला का सूर्योदय कब होगा? गुजरात में कांडला में सूर्योदय कब होगा? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है और गुजरात भारत के पश्चिमी छोर पे है और पूर्वी छोर पे है अरुणाचल प्रदेश। इनके बीच काफ़ी बड़ा एरिया होता है, डिफरेंस है। तो समय का भी डिफरेंस है। कितने समय का है? 2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो अगर 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो रहा है तो 2 घंटे बाद यानी कि 7 बजे आपको गुजरात में सुबह देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, दूरस्थ बिंदु की भी बात कर लेते हैं। दूरस्थ बिंदु से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडिया में सबसे लास्ट पॉइंट पर कौन सा बिंदु है, भारत का उत्तरी छोर पे अंतिम बिंदु कौन सा है, पूर्वी छोर पे कौन सा है, पश्चिमी पे। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और हर साल बन रहे हैं, तो इसको हम जरूर देखेंगे। तो दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं तो देखिए, भारत का सदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, देखिए, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे साउदेस्ट यानी कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट का है पता है? ये जो भारत का आप लोग नक्शा देखते हो ना, ये भारत के नक्शे में इस प्रकार से, तो ये देखोगे तो यहाँ पर कन्याकुमारी इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ पे आपको श्रीलंका दिखेगा, लेकिन यहाँ पर इंदिरा पॉइंट नहीं है। ये हमारा निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, यहाँ के सबसे अंतिम बिंदु पे हमको दिखता है क्या? अंतिम पॉइंट पे हमको दिखता है इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट थोड़ा इंडिया से बाहर है, निकोबार द्वीप समूह में है, ये जरूर याद रखिएगा। ऐसा न हो कि आप भारत के नक्शे में इंदिरा पॉइंट को देखने लगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, देखिए साउथ वेस्ट। अगर हम साउदर्न पॉइंट की बात करते हैं, सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो बड़ा निकोबार है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार मैंने बताया है भारत के नक्शे से थोड़ा दूर पे है, वो बे ऑफ बंगाल में है, और इसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ग्रेट निकोबार, क्योंकि निकोबार आइलैंड वहाँ पर है। तो वहीं पर इंदिरा पॉइंट भी है। ये हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु भी स्थित है वहाँ पर। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित कौन करता है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पूर्वी जो राज्य है भारत का, भारत के नक्शे में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम यानी कि पीछे साइड में कौन सा है? तो वो है गुजरात। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यही दोनों पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात है, और इन दोनों के बीच का जो टाइम वेरिएंट है वो 2 घंटे का अंतर प्रदर्शित करता है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? अगर हम वेस्ट साइड में, अगर पश्चिम साइड में देखते हैं तो उधर में सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो 68 डिग्री 7 मिनट पे है पूरब में। गौर मोता उसका नाम है, गुजरात में वो स्थित है। तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, सीमावर्ती देशों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि भारत के सीमावर्ती जो देश है वो कौन कौन से, हमारे संबंध उनसे किस प्रकार से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असम, भूटान तथा बांग्लादेश भारत की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ओके, जो असम का इलाका आता है वो भूटान से भी लगता है और बांग्लादेश से भी लगता है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, देखिए, जो असम है, असम सीमा साझा करता है भूटान से और बांग्लादेश से। ओके, पश्चिम बंगाल जो है आप देख ही रहे होगे, वो भूटान से भी साझा करता है, वो नेपाल से। ओके,
और भूटान और नेपाल से कहाँ से साझा करता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। ओके, ऐसा मत देखिएगा अगर नीचे देखने लगे कि वो पश्चिम बंगाल तो है ही नहीं, पश्चिम बंगाल है। हमारा जो चिकन स्नैक है ऊपर देखोगे तो आप भूटान और नेपाल से वो सीमा साझा करता है। ठीक है, हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहे हैं, इंडियन स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। इंडियन स्टेट में तो बहुत सारे स्टेट हैं जिससे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल अपनी सीमाओं को साझा करता है। ठीक है, इसी प्रकार से असम भी है, लेकिन हम पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं। तो हमारे पड़ोसी देश भूटान और नेपाल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार से हम मिजोरम की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, 4 राज्य आपके पास है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा ही नहीं करता? तो उसका जो आंसर है मणिपुर। बाकी सब देखिए, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब राज्य हैं। लेकिन जो ये मणिपुर है ये पिछला वाला इलाका है, ईस्टर्न साइड का, पूर्वी साइड का, जो कि आपको देखने को मिलेगा किससे साझा करता है, तो वो आपको दिखेगा म्यांमार से साझा करता है वो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य है? देखिए, बांग्लादेश हमारा एक पड़ोसी देश है। यहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी हैं। ठीक है, यहाँ का जो कैपिटल है वो ढाका है। ओके, तो जो बांग्लादेश है हमारा करीबी मित्र भी है, हमने इनको आज़ाद भी कराया है 1970 में, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री भी है। तो इसके साथ जो हमारी सीमा लगती है वो कौन कौन सी, इसको देख लेते हैं। तो बांग्लादेश के साथ हमारे जो राज्य की सीमाएं लगती हैं वो मेघालय है। हमारा मेघालय जो राज्य है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, और असम भी सीमा साझा करता है। ओके, इस प्रकार से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमा साझा करता है? मेघालय करता है, असम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, त्रिपुरा करता है और मिजोरम करता है। टोटल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ओके, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलाता है। देखिए, ऐसा कौन सा इसमें से राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखिए, सिक्किम जो है, क्या ये राज्य है, या मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, या पश्चिम बंगाल है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेघालय। मेघालय साझा नहीं करता भूटान के साथ, जबकि सिक्किम भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, वो पश्चिम बंगाल भी, ये तीनों करते हैं। तभी तो चिकन स्नैक की जो हम बात कर रहे थे, भारत का जो चिकन स्नैक है वहीं पर ये तीनों स्टेट आते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ओके, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेघालय साझा भूटान के साथ नहीं करता है, सीमा साझा तो बिल्कुल भी नहीं करता है। ओके, वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, यानी कि अगर क्षेत्र लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, क्योंकि पूर्वी साइड में म्यांमार ही हमारा एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाला कंट्री है, तो उसके साथ हमारी सीमाएँ बहुत ज़्यादा बड़ी है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। इसीलिए हम म्यांमार के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, क्योंकि हमारे वैसे ही चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ काफ़ी नोक-झोंक चलती रहती है, काफ़ी दुश्मनी है, तो हम म्यांमार के साथ भी किसी प्रकार के रिश्ते ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा कंट्रियों के साथ दुश्मनी मोड़ नहीं ले सकते हैं जिसकी वजह से हमें सिरदर्दी हो। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन को देखा जाता है, कहाँ प्रॉफिट है और कहाँ लॉस है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सीमा जो साझा करता है म्यांमार के साथ तो वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, भारत की इकलौता राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से जो भारत के राज्य है, सीमावर्ती राज्य, इसी प्रकार से हैं जो कार्य करते हैं। चलिए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। तो कुछ और प्रश्न इस प्रकार से हैं, म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं लगती है असम की। ओके, असम सीमा साझा नहीं करता है। ओके, याद रखिएगा। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य है, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य कौन कौन सी है? तो देखिए, पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाती है वो राज्य हैं, उनके नाम हैं पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, हमारे इतने ही स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, पंजाब,
जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ओके, तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य है वो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान और गुजरात है। ठीक है, टोटल 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है। पंजाब एक राज्य लगता है। ओके, एक पंजाब है, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात। सिर्फ 4 ही स्टेट है जिसके साथ सीमा लगता है पाकिस्तान का। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से? ठीक है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम। टोटल 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ हम सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के साथ भी नेपाल का बॉर्डर लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी, बिहार के साथ भी, पश्चिम बंगाल के साथ भी और सिक्किम के साथ भी। टोटल 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश साझा करता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग सोचते हैं कि हमारा जो लड़ाई झगड़ा चलता है पाकिस्तान के साथ चलता है या चीन के साथ चलता है, तो लोग समझ बैठते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा सीमा साझा होता है वो चीन के साथ होता है या पाकिस्तान के साथ होता है, लेकिन इन दोनों के साथ ही नहीं होता है। वास्तव में जो भारत का सबसे लंबी सीमा साझा होती है वो बांग्लादेश से है। ठीक है, भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा जिससे लगती है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से ही हमारी सीमा साझा होती है, सबसे बड़ी जो सीमा है। उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। ओके, असम, नागालैंड, मेघालय। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला इकलौता भारतीय राज्य है। इन चारों में देखिए, असम हो गया, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो याद रखिएगा, नागालैंड नहीं करता, बांग्लादेश से उसका कोई संबंध नहीं है। यह म्यांमार के साइड में है, इसलिए म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। देखिए, अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा बनाया था, उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ओके, रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा निर्धारित करती है कि कहाँ तक इलाका भारत का है और कहाँ तक इलाका पाकिस्तान का है। तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन भारत सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, जो डूरंड लाइन है, ओके, जो डूरंड लाइन है डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से, यानी कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसको हम क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का। ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का। देखिए, परवर्ती सीमा क्या है? ना तो हम मानते हैं कि हमारा बॉर्डर कहाँ तक है, हम पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका अपना मानते हैं, वहाँ पे हम अपना एक बॉर्डर लाइन मानते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है वो पूरा जम्मू कश्मीर को अपना मानता है। तो इस प्रकार से जो रेखाएं हैं वो परिवर्तित होती रहती है। तो परिवर्तित सीमा का एक उदाहरण है, ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आज जो हम क्लेम करते हैं जिस जगह को, जिस रेखा को, वो पाकिस्तान नहीं मानता है, क्योंकि हम पाकिस्तान की जो पीओके वाला इलाका है जो भारत का है वहाँ तक हम अपनी रेखा को देखते हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान हमारे जब पूरे जम्मू कश्मीर को देखता है, वहाँ की रेखा को अंतिम मानता है। तो इस प्रकार से परिवर्तित सीमा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है? देखिए, पूरा चीन और भारत का जो बॉर्डर लाइन है वो मैकमोहन रेखा नहीं है, सिर्फ उत्तर पूर्वी सीमा को मैकमोहन रेखा कहा गया है, याद रखिएगा। ओके, जो भारत का उत्तर पूर्वी सीमा का रेखा है, यानी ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है, जो कि मैकमोहन ने खींचा था। इसमें अरुणाचल प्रदेश हमारे हिस्से में था, लेकिन चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। चीन मैकमोहन रेखा को बिल्कुल भी नहीं मानता है, इसीलिए लद्दाख को पूरा अपना मानता है, अरुणाचल प्रदेश को भी पूरा अपना मानता है, यहाँ तक कि भूटान और सिक्किम को भी अपने 5 फिंगर के अंडर देखता है, जो कि तिब्बत का पार्ट है, उसको अपना इलाका मानता है और अपना मान के चलता है। अगर आप चीन के मैप को देखते हो तो ये अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, भूटान सब उसके अंडर में आ जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी रेखा है? तो पाक जल डमरू
मध्य रेखा है। पाक जल डमरू मध्य द्वारा हम भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। चूँकि भारत और श्रीलंका के बीच कोई स्थलीय सीमा नहीं है, तो ये एक तटीय सीमा रेखा है। ठीक है, ये एक समुद्री जो गैप है उसके अकॉर्डिंग इसको रखा गया है, पाक जल डमरू मध्य। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ठीक है, तो वो राज्य है सिक्किम। मैंने बताया था चिकन स्नेक के पास ये है, नेपाल, भूटान। ओके, नेपाल, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, चीन, इन तीनों के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो कौन सा राज्य है? सिक्किम है। ठीक है, याद रखिएगा, नेपाल के साथ भी है और भूटान के साथ भी है और चीन के साथ भी है। ठीक है, 3 इंटरनेशनल कंट्रियां हैं जिसके साथ सीमा रेखा साझा करते हैं, वो है सिक्किम। बहुत ही प्यारा कंट्री है जिसका नाम है सिक्किम। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ भारतीय राज्य है, तो वो है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जिसपे 3 इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो शेयर होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।